reduction on conjugated diene पे देखो CH2 double bonded CH single bonded CH double bonded CH2 conjugated diene पे Birch reduction when this is treated with NaNH3 रिएजेंट को पता है ना सबको NaNH3 क्या सोर्स है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, ये बताए थे। एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ इस कार्बन पे और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो अल्टीमेटली CH2 डबल बॉन्डेड CH यहां बना नेगेटिव चार्ज, साथ में बना रेडिकल। याद आ रहा मैकेनिज्म? रेडिकल और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ बनते हैं और रेडिकल और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने का कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्शन। और यहाँ तो दूरी और भी बढ़ जाएगा क्योंकि पाई सिग्मा नेगेटिव का कॉन्जुगेशन हो गया, नेगेटिव सिग्मा पाई। ये नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन मतलब कि रेजोनेंस भी होगा। रेजोनेंस करा के इसको और दूर ले जाया जा सकता है। तो जब हम रेजोनेंस करा लिए तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे पहुंच गया और पाई बॉन्ड कहाँ आ गया? बीच में CH2 डॉट। इससे ज्यादा दूरी तो हो नहीं सकता। इसके बाद फिर रिएक्शन शुरू होगा, मतलब कि ये अमोनिया से NH2H से ये एक H प्लस गेन करेगा, बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH2 विद रेडिकल। फिर से सोडियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन का अटैक इस रेडिकल पे होगा, रेडिकल चेंज हो जाएगा कार्बन आयन में CH3CH डबल बॉन्डेड CH2 विथ अ माइनस, और ये माइनस जो है वो अमोनिया से एक H प्लस गेन करके बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH3। अब ये बन गया नॉन टर्मिनल अल्कीन, और नॉन टर्मिनल अल्कीन आगे रिएक्शन शो नहीं करता है। तो देखो कॉन्जुगेटेड अगर डाइन है तो आपको ये दोनों को H दे देना है और बीच में पाई बॉन्ड ला देना है। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? ट्रांस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हालांकि सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, ट्रांस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस विल बी मेजर। तो कॉन्जुगेटेड डाइन में क्या करना है? दोनों डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड कहां लाएंगे भाई? बीच में, फाइनली बीच में। और दोनों हाइड्रोजन एक नंबर और चौथे नंबर कार्बन के हाइड्रोजन को आप एक एक H प्रोवाइड कर दीजिएगा। मान लो तुम कौन सवाल दिए 8 कार्बन का रिंग, 8 कार्बन के रिंग में तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही है ना। अगर इसको हम लोग NaNH3 के साथ ट्रीट कर दिए तो क्या मिलना चाहिए? 8 कार्बन का रिंग में ट्रिपल बॉन्ड है, फाइन, एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड इज अ नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये भी करेक्ट। इसका बर्च रिडक्शन कराया जाएगा तो क्या मिलना चाहिए? हमें पता है कि अल्काइन ऑन बर्च रिडक्शन ऑलवेज गिव्स ट्रांस अल्कीन। ये साइक्लोऑक्टाइन जो है वो साइक्लोऑक्टीन में चेंज होगा, लेकिन साइक्लोऑक्टीन कैसा वाला मिलेगा? ट्रांस वाला मिलेगा। याद करो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल देखे थे? ऐसा कोई मॉलिक्यूल देखे थे? किसी को बोलेंगे ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, और ट्रांस साइक्लोऑक्टीन ध्यान रखना ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ट्रांस साइक्लोऑक्टीन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्लियर? तो ये था डाइन पे। हम पिछले क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे कि एक टर्मिनल अल्कीन पे क्यों हो जाता है और नॉन टर्मिनल अल्कीन पे क्यों नहीं होता है ना। साथ में बर्च रिडक्शन ओवर बेंजीन पे बर्च रिडक्शन। बेंजीन पे बर्च रिडक्शन के पहले एक और सवाल देख लो। अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आ जाए कि यहां पाई बॉन्ड व्हेन ट्रीटेड विथ NaND3
What will be the answer? NaND3. तो ये तो कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन। डबल बॉन्ड कहां आएगा? बीच में। और यहां क्या लगाएंगे? समझ में आ रहा बात? क्योंकि आखिर H जो आ रहा है वो अमोनिया से ही तो आ रहा है। कार्बन जो H गेन कर रहा है वो अमोनिया से गेन कर रहा है। अगर ये ND3 रहेगा तो D गेन करेगा। तो पहला कार्बन और चौथे कार्बन पे क्या लगा देंगे? दोनों जगह D लगा देंगे। इसमें ट्रांस नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है ट्रांस बनना। क्लियर है ये? हाँ बोलिए। 6 मेंबर के रिंग में ट्रांस सिचुएशन आ ही नहीं सकता ना। 6 मेंबर के रिंग में ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, इसलिए नहीं बना। यहां पे ट्रांस इसलिए बन रहा था कि जब तक ये रेजोनेंस नहीं करता तब तक यहां तो फ्री रोटेशन चल ही रहा था। तो फ्री रोटेशन करके ये ट्रांस का ओरिएंटेशन ले सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जहां फ्री रोटेशन नहीं है या 6 मेंबर के रिंग में ट्रांस बन ही नहीं सकता है, वहां पे ट्रांस बनाएंगे ही। बेंजीन ऑन बर्च रिडक्शन, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन ऑन बर्च रिडक्शन, NaNH3। हमें पता है कि यह सोर्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन पे अटैक मार दिया, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया। हर जगह यही कर रहे हैं, आगे भी यही करेंगे। एक कार्बन पे बना दिए हम रेडिकल जहां एक इलेक्ट्रॉन अटैक किया, और इस कार्बन पे बना दिए हम नेगेटिव चार्ज। बाकी दो पाई बॉन्ड जैसे थे वैसे ही। नेगेटिव चार्ज और रेडिकल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने का कोशिश करता है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव चार्ज यहां आया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया। रेजोनेंस के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां चला गया नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया रेडिकल, मैक्सिमम दूरी पे आ गए। अब ये हाइड्रोजन का गेन करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ताकि फाइनल आंसर मिले। फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिखें। अमोनिया से ये H ले लेगा, अमोनिया से H लेने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक रेडिकल बच गया। फिर ये रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता है? कार्बन आयन बनता है, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। फिर से ये अमोनिया से एक H लेकर बन जाएगा आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन। बेंजीन ऑन बर्च रिडक्शन, बेंजीन ऑन बर्च रिडक्शन ऑलवेज गिव्स आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। Benzene on Birch reduction always forms isolated cyclohexadiene. अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रूल है कि whenever any isolated diene with a difference of only one carbon whenever any isolated diene with a difference of only one carbon, whenever any isolated diene with a difference of only one carbon is heated strongly or treated with any base, converts into conjugated diene having a difference of only one carbon. आइसोलेटेड होना चाहिए, conjugated नहीं, आइसोलेटेड। लेकिन आइसोलेशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच में एक ही कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अभी अभी जो बेंजीन का बना प्रोडक्ट, ये दोनों आइसोलेटेड है, बट इट इज हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन कार्बन। दो पाई बॉन्ड के बीच में एक CH2 होना चाहिए। ऐसा कोई आइसोलेटेड डाइन हो, whenever any isolated diene having a difference of only one carbon, when it is heated strongly, मान लो इसको हम strongly हीट कर दिए, तो होता क्या है कि यहां का जो कार्बन H का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता। कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहां रेडिकल तैयार हो गया। ये सिर्फ समझने के लिए
ऐसे H डॉट कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। जो हम करेंगे ना वो इमेजिन करना कि सब एक साथ हो गया, कोई H डॉट बनता नहीं है, तुरंत एक ही स्टेप में सब रीअरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन मैकेनिज्म ऐसा है कि वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हीट करने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटते ही पाई सिग्मा रेडिकल के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिए यहां पर, जैसे ही हम इसका रेजोनेंस कराए तो ये कैसा बन गया, रेडिकल यहां आ गया। और यही रेडिकल फिर H को गेन कर लेता है अल्टीमेटली कॉन्जुगेटेड। So whenever any isolated diene having a difference of only one carbon is heated, it gets converted into conjugated. या इसको अगर किसी बेस के साथ ट्रीट कर देते OH माइनस हीट, तो OH माइनस जाकर यहां से एक H+ निकाल लेता। H+ निकलता तो यहां नेगेटिव चार्ज बनता, प्लस वाटर बनता। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस वाला बना है, नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होता। कॉन्जुगेशन के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से वाटर से एक H+ गेन करके कन्वर्ट हो जाता कॉन्जुगेटेड में। अगर मान लो मैं ऐसा सवाल तुमको हम दे दें, सवाल है CH2 डबल बॉन्डेड CH, बीच में एक CH2 डबल बॉन्डेड CH2, ये भी आइसोलेटेड है, हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 कार्बन। अगर हम इसको OH माइनस के साथ हीट कर देंगे, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। अल्टीमेटली इसका आंसर क्या लिखे, कॉन्जुगेटेड बना दो और इसको CH3 कर दो। तो बेंजीन का भी पर्च रिडक्शन होता है। बेंजीन का पर्च रिडक्शन में क्या मिला, आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक, अब देखो, अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप G लगा हुआ है एंड दैट ग्रुप G इज सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको बोल रहे हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है, +I वाला, +M वाला या +H वाला। जो प्लस करेगा वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इसे ट्रीट किया जाता है NaNH3 के साथ, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन अटैक मारा इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए। पाई बॉन्ड को जहां शिफ्ट किए वहां क्या बना, नेगेटिव चार्ज, यहां क्या बना, रेडिकल, और ये ग्रुप G लगा हुआ है। नो डाउट रेडिकल और कार्बनायन एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहेंगे, बिल्कुल करेगा भी, लेकिन हमको ये देखना है क्या हम इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करा के यहां से यहां ले जाएं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को कम करेगा, लेकिन प्लस इफेक्ट रेडिकल का स्टेबिलिटी तो बढ़ाता है ना, क्योंकि रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो, उनका स्टेबिलिटी तो पैरेलल चलता। प्लस में इलेक्ट्रॉन भेजना, जितना इलेक्ट्रॉन भेजोगे रेडिकल को उतना ज्यादा रेडिकल क्या होगा, स्टेबल। तो उस केस में नेगेटिव चार्ज नहीं, ऐसे नहीं। एक इलेक्ट्रॉन का जो अटैक है, इसका एक और कैनोनिकल फॉर्म बना के देखो। एक और कैनोनिकल फॉर्म बनेगा कुछ ऐसा। Let it is having a group G. This group G is electron donating group. Electron donating group. Electron donating group वाला +I +M +H।
अगर ये ग्रुप प्लस आई प्लस एम या प्लस एम मान लो शो कर रहा है, प्लस एम, तो प्लस एम जब भी होता है तो ऑर्थो और पैरा पे ही तो चार्ज आता है, मेटा पे तो चार्ज एब्सेंट होगा। बिल्कुल लॉजिकल है। किस टाइप का चार्ज आएगा जब प्लस एम होगा? नेगेटिव। मान लो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस करके गया तो कहां चार्ज क्रिएट करेगा? ऑर्थो पे चार्ज क्रिएट करेगा नेगेटिव, और पैरा पे क्रिएट करेगा नेगेटिव। तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज है वहां पे तो इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं मार सकता। कहां अटैक मारेगा? मेटा पे मारेगा। समझ में आ रहा? व्हेन ट्रीटेड विद NaNH3, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ यहां पर मेटा पोजीशन पे और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मेटा पे अटैक किए, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए। नेगेटिव पाई सिग्मा पाई। वेल, पहला इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कुछ ऐसा, यहां रेडिकल, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ग्रुप जी। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां से अगर यहां आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहां पर भी ज्यादा है, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस करा है, नेगेटिव सिग्मा पाई का अगर रेजोनेंस करा है तो कुछ ऐसा ही इंटरमीडिएट मिला। रेडिकल, नेगेटिव चार्ज और ग्रुप जी बॉन्डेड है। नेगेटिव चार्ज सीधे सीधे उस कार्बन पे नहीं गया जहां पर वो ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेगेटिव चार्ज सीधे सीधे उस कार्बन पे नहीं जा रहा है जहां पर वो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसा इंटरमीडिएट बन सकता है। इट इज रिलेटिवली स्टेबल। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता तो प्लस एम से हाईली अनस्टेबल हो जाता है कि नहीं? देखो, ये ग्रुप जो होगा अगर प्लस एम वाला है, जैसे मान लें कि OMe है, तो अगर उसका प्लस एम है तो साथ में माइनस आई भी तो है, तो प्लस एम भी इस कार्बन पे डायरेक्टली अपना लोन पेयर शो कर सकता था। लेकिन बाकी जगह क्या शो करेगा? ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दी। ये रेडिकल और नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम दूरी पे भी चले गए और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आया भी नहीं। फाइनली H प्लस का गैप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको भी रेडिकल बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फाइनल आंसर इसमें क्या हो जाना चाहिए? इस तरीके का आइसोलेटेड बना, या तो ये बना लो या तो ये बना लो। बेंजीन का जब दूसरा कैनोनिकल फॉर्म लोगे तो ये वाला बन जाएगा। दोनों आइडेंटिकल ही है, दोनों आइडेंटिकल ही है। बेंजीन का एक और दूसरा कैनोनिकल फॉर्म लेके बनाओगे तो ये बन जाएगा। ये वाला कैनोनिकल फॉर्म से ये वाला बन रहा है, तो ये दोनों प्रोडक्ट तो आइडेंटिकल ही हुए ना। कहने का मतलब शॉर्टकट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो हमेशा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन के साथ ही रहता है। हमेशा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले के साथ ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बेंजीन पे अगर हम यहां लगा रखे हैं OMe, OMe क्या शो करता? प्लस एम माइनस आई, प्लस एम और माइनस आई। जब हम लोग इसको NaNH3 के साथ ट्रीट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो भी अटैक होगा, सीधे आंसर लिख देना पाई बॉन्ड इस तरीके से और यहाँ OMe। मान लो बेंजीन पे लगा हुआ है CH3 प्लस H कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सीधे CH3। मैंने पाई बॉन्ड उसी कार्बन के साथ होना चाहिए जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तुम खुद सोचो कि अगर ये OMe है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस भी होगा, कॉन्जुगेशन में है ना। इस कारण से भी यही प्रोडक्ट बनता है आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। दोनों आइसोलेटेड ही हैं, लेकिन आइसोलेटेड में कैसा वाला? पाई बॉन्ड उस कार्बन के साथ रहना चाहिए जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? कॉपी कीजिए यहां तक। हाँ बोलिए। हाँ, नेगेटिव चार्ज। हाँ, लेकिन वो फिर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना। अगर हम लोग को यहाँ नेगेटिव चार्ज चाहिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हमको यहाँ कराना पड़ेगा, और यहाँ तो ये पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा कर रखता है, इसलिए वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का अटैक नहीं होगा। एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मेटा पे कराए, इसीलिए तो वो काट के हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी ताकि एक्सप्लेनेशन क्लियर हो। वो स्टेबल होगा मगर यहाँ पर नहीं बन सकता। नहीं,
अब देखना, अगर वही बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप G प्राइम लगा हुआ है, लेट G प्राइम इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं? -I, -M, -H वाले, -I, -M, -H वाले। तुम खुद सोचो, मान लो ये ग्रुप G प्राइम -M शो कर रहा है, -M, तो -M भी ऑर्थो और पैरा पे चार्ज क्रिएट करता है। कैसा चार्ज क्रिएट करता है? पॉजिटिव ना। अब या तो अटैक ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। अब या तो अटैक ऑर्थो पे कराएंगे या पैरा पे कराएंगे। When it is treated with NaNH3, now this one electron will attack this part and pi bond will shift। पैरा पे अटैक करा दी, पैरा पे अटैक करा के जो इंटरमीडिएट मिला ये G प्राइम, यहां रेडिकल, यहां पे मिला नेगेटिव चार्ज। अब देख, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इस कार्बन पे जाएगा तो और हाईली स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां तो माइनस इफेक्ट लग रहा है ना, -M, -I, -H लग रहा है। तो मतलब कि यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस करके जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ेगी और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज और रेडिकल मैक्सिमम दूरी पे भी आ जाएंगे, होगा ना। इसलिए ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इस कार्बन पे चला जाता है और अल्टीमेटली देख ये भी आइसोलेटेड बना, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां रेडिकल, ग्रुप G प्राइम। अब इसको H दे देंगे अमोनिया से, एक इलेक्ट्रॉन देके कार्बोनाइन बनाएंगे, फिर इसको H देंगे। फाइनल आंसर क्या? देख फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ध्यान देना। ये भी आइसोलेटेड हुआ है, लेकिन आइसोलेटेड में पाई बॉन्ड उस कार्बन के साथ नहीं रहता जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। यही रूल याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और इसका अगर हम लोग बर्थ रिडक्शन करा रहे हैं NH3, क्या आंसर लिखेंगे? तो नाइट्रो -M शो करता है। फाइनल आंसर ऑफ बर्थ रिडक्शन विल बी दिस वन। ऊपर नीचे ऊपर और वाले में एक ही तरफ का है ना, इसमें दोनों तरफ से लगता है। तीन वाले में जब भी होता है हाइड्रोजन, यहाँ दोनों तरफ से प्रोबेबिलिटी है ना। तो नेगेटिव चार्ज p ऑर्बिटल में है ना रेजोनेंस करने वाला, p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल के साथ यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है। तो इसमें ऊपर से बिल्कुल 100%। और दोनों इस तरफ से दोनों सिन वाला भी जुड़ना और एंटी वाला भी जुड़ना दोनों मिलेंगे, इसलिए यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां एक हो रहा हो तरीका वहां इंपॉर्टेंस रखता है स्टीरियो केमिस्ट्री। कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो पाई बॉन्ड उसी कार्बन के साथ रखना है जिस कार्बन के साथ वो ग्रुप जुड़ा हुआ है। आइसोलेटेड बनाना, लेकिन एक पाई बॉन्ड उसी कार्बन के साथ रहेगा जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बाकी जो दूसरा ऑप्शन है वो ड्रॉ कर देना। कौन? ये और ये में ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल, दोनों मैक्सिमम दूरी में चले गए ना, अगल बगल रहेंगे तो हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है। चलो कंप्लीट द फॉलोइंग।
रिडक्शन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो जहां आपके पास दो अलग अलग रिंग का ऑप्शन आ जाए तो ध्यान रखना वो रिंग का रिडक्शन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वही तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? यहां पर जितने जगह मैंने लिए हुए हैं सब NaNH3 1 इक्विवेलेंट 1 मोल, नॉट एक्सेस, एंड यू विल हैव टू डिसाइड विच रिंग विल गेट रेड्यूस्ड। किस रिंग में आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बनाए, समझ में आ रहा है? चलो पहले में क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, बताओ भाई। डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड यहां रहेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M वाला है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो इस तरीके से पाई बॉन्ड SH +M शो करता है। SH अगर +M शो करता है तो इस तरीके से आइसोलेटेड बनाएंगे। CCl3 -I -H, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर है तो किस तरीके से पाई बॉन्ड लगाना? आइसोलेटेड। क्लियर? नैप्थलीन के दोनों रिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल, किसी एक को आइसोलेटेड डाइन का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे मान लो एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरा वाला कैसा हो गया, ऐसा, ये दोनों तो आइसोलेटेड हो गए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? एंथ्रासीन में तीनों रिंग आइडेंटिकल है क्या? एंथ्रासीन में तीनों रिंग आइडेंटिकल है? नो सर। ध्यान रहे, एंथ्रासीन का बीच वाला रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग बोलेंगे कम, बीच वाला रिंग का हम लोग बर्च रिडक्शन करेंगे। बीच वाला, तो बीच वाला का आंसर क्या हो जाएगा? ये याद रखना है। नैप्थलीन में, एंथ्रासीन में कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि एक रिंग की एरोमेटिसिटी जाती है, बाकी दो रिंग का एरोमेटिसिटी, बीच वाला रिंग हो गया आइसोलेटेड टाइप का। अगले में कौन सा रिंग का रिडक्शन होगा? इस रिंग में तो -M लग रहा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम। इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। जहां कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका रिडक्शन पावर, तो अल्टीमेटली ये वाला रिंग एरोमेटिक और ये वाला रिंग का हम लोग कर दिए बर्च रिडक्शन। क्लियर? OMe क्या कर रहा है? OCH3 +M के कारण यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। जिस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम उस रिंग का हो जाएगा बर्च रिडक्शन। क्लियर है? आगे लिखो, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन जब हम लोग साइक्लोहेक्सीन को या साइक्लोहेक्साडाइन को कॉन्जुगेटेड हो या आइसोलेटेड हो, इनमें से किसी एक को जब हम लोग किसी मेटल के साथ हीट करते हैं, जैसे निकल, प्लैटिनम, सिलीनियम, पैलाडियम, कोई भी एक हीट, सिर्फ मेटल के साथ हीट कर दो, ये मेटल क्या करता है? इस रिंग से तब तक हाइड्रोजन निकालता है जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। हाइड्रोजन निकाल के अपने सरफेस को कर लेता है एक्टिव सरफेस। समझ में आ रहा है?
और रिंग को क्या कर देगा? बेंजीन। वेरी सिंपल रीजन। जैसे सोच, यहां पर एक H है, अगर ये H निकला तो यहां जो डॉट बनेगा रिलेटिवली स्टेबल बनेगा, रेजोनेंस वाला। मतलब कि ये जो CH का बॉन्ड एनर्जी क्या था, बहुत ही कम था, आसानी से टूट गया हीट करने से। वैसे ही क्या किया कि जैसे ही बगल का एक H निकाला, यहां डॉट बना, डॉट और डॉट मिलकर पाई बॉन्ड बन गया, ये बन गया। फिर यहां से एक H निकाला, यहां से H निकाला तो डॉट बना, डॉट इज नाउ मोर स्टेबल। यहां से एक और H डॉट निकालते ही एक और पाई बॉन्ड, रिंग बन गया एरोमेटिक। रिमेंबर, दिस प्रोसेस कैनॉट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पाई बॉन्ड। मतलब अगर हम सीधे साइक्लोहेक्सेन को अगर इस मेटल के साथ हीट करते, कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां का हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां का रेडिकल स्टेबल नहीं मिल रहा, रेजोनेंस वाला नहीं मिल रहा। तो अगर रिंग में पहले से ही एक पाई बॉन्ड है और उनको मेटल के साथ हीट किया जाए, तो मेटल तब तक हाइड्रोजन निकालता है जब तक कि वो रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। और मेटल अपने आप को क्या कर लिया? एक्टिव सरफेस। अब ये एक्टिव सरफेस को तुम किसी भी प्रकार का अनसैचुरेशन, मान ले किसी अल्कीन के साथ ट्रीट कर दो, तुरंत ये अल्कीन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेट हो जाएगा। वैसे ही सिन एडिशन 4 नंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में पढ़े थे, तो ये मेटल क्या किया कि यहां से हाइड्रोजन निकाला, एक्टिव हो गया। अब ये किसी अल्कीन या अल्काइन के कांटेक्ट में आएगा, हाइड्रोजन डिसॉल्व हो जाएगा और अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेटल का रोल क्या था? मेटल यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। वहीं पर एक्टिव रहता था, वहीं पर एक्टिव रह जाता है मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन हो जाता है। H2 रहता मेटल के साथ, जैसे NiH2 रहता, उस पे सब साइक्लोहेक्सेन दे देता। वो तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हो गया यार। यहाँ हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन रिंग से तब तक हाइड्रोजन एटम निकलता है जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए, और उसके बाद कोई अल्कीन या अल्काइन आया, चलो एक सवाल कंप्लीट करो। एक कंपाउंड ए है जिसको हम लोग बर्च रिडक्शन किए तो ये बी दे दिया, बी को हम लोग OH माइनस के साथ हीट कर दिए तो सी दे दिया, सी को जब हम लोग प्लैटिनम के साथ हीट कर दिए पहले, और दूसरा कर दिए एक अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, तो हम लोग को D मिला, साथ में फिर से A वापस मिल गया। तो यार ये A से D तक क्या है? सिमिलरली अगला सवाल, A NaNH3 के साथ ट्रीट किए तो मिला C। एक कंपाउंड B भी है जिसको NaNH3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी C दे रहा है। हिंट दिया हुआ है कि A और B आपस में आइसोमर हैं। जब एक कंपाउंड, जब B को जब हम लोग H2 का एक इक्विवेलेंट Na के साथ हीट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है D। D को जब हम लोग D2PT हीट करते, D2PT हीट, we get CH3 H D H D meso compound. Identify all of them. फर्स्ट सेकेंड एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, मैंने पहले उसके साथ, उसके बाद दूसरे स्टेप में उसके साथ। पहला तो आपको
आपको रिएक्शन देख के पहचान लेना है, वही हिंट है सबसे बड़ा। क्लियर दिख रहा है? पहला बर्च रिडक्शन, OH माइनस हीट छोड़ दो, पहले प्लैटिनम के साथ हीट करना और उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 के साथ ट्रीट करना, कौन सा हाइड्रोजनेशन है? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, अभी अभी बताए। और ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? सो C कैन बी आइदर दिस और इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस, यही तीनों में से कोई एक ही तो लेते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में। अब ये तीन में से कोई एक C है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन यही तीनों में से कोई एक C होगा। प्लैटिनम क्या करेगा? इस रिंग में से तब तक हाइड्रोजन निकालेगा जब तक कि रिंग एरोमेटिक ना हो जाए। समझ में आ रहा है? और जो निकाला हुआ हाइड्रोजन वो किसे दे देगा? इस अल्कीन को दे देगा। अल्टीमेटली यहां प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? CH3 CH2 CH3, और साथ में क्या मिलना चाहिए? बेंजीन मिलेगा। अब इनमें से कौन A है? अरे तो जिसके साथ बर्च रिडक्शन हो सकता है वही A है। कौन है भाई A? बेंजीन। पकड़ में आ गया ये। बेंजीन का बर्च रिडक्शन आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन, और आइसोलेटेड साइक्लोहेक्साडाइन विद अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन कार्बन व्हेन ट्रीटेड विद OH माइनस हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू conjugated. Isolated becomes conjugated when it is treated with OH माइनस हीट। सब आ गया पकड़? जितना दे दिए वही सवाल है। इस सवाल में सबसे बड़ा हिंट कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, यही है सबसे बड़ा हिंट। ये पकड़ में लिए हो गया सवाल। क्या होना चाहिए? डी। तो हमें तो ये पता है कि ये होता है सिन एडिशन। तो किसके ऊपर सिन से? एरिथ्रो मीजो। सिस प्लस सिन गिव्स एरिथ्रो, और जब हम एरिथ्रो बनाने गए बन गया मीजो। तो जरूर ये सिस अल्कीन है। कितने कार्बन का है? 1 2 3 4। अब 3 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन का सिस अल्कीन। ये बन गया सिस अल्कीन। अब एक कंपाउंड है बी जिसपे एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन और NI हिट किए तो सिस अल्कीन मिला। तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल ये अल्काइन भी हो सकता है और कॉन्जुगेटेड डाइन भी हो सकता है। बस ये पकड़ लिए तो आंसर यहीं पे है। आंसर यही है, आंसर यही है। ये जो दो पकड़ लिए ना, यही दोनों आइसोमर देख ले, क्योंकि हमको पता है कि बर्च रिडक्शन इसका भी होगा, बर्च रिडक्शन इसका भी होगा, और दोनों का बर्च रिडक्शन सेम ही चीज देगा। यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ट्रांसल की, और जब डाइन का होता है बर्च रिडक्शन तो डबल बॉन्ड कहां आ जाता है? बीच में। ये भी ट्रांसल की। यस और नो? सो अल्टीमेटली सी क्या है? CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH3, और A और B किसी को ही मान लो। CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड C CH3, और इसको मान ले कॉन्जुगेटेड वाला CH2 डबल बॉन्डेड CH CH डबल बॉन्डेड CH2। उल्टा भी कर लो, इसको अल्काइन मान लो, इसको डाइन मान लो। तो अल्काइन और डाइन तो आइसोमर होते ही हैं आपस में, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। क्लियर? क्लियर? आखिर बर्च रिडक्शन टर्मिनल अल्काइन का क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि अमोनिया यहां से H+ निकाल के एसिड बेस रिएक्शन कर देता है। NH4+,
फेनॉल का बर्च रिडक्शन क्यों नहीं होता है? फेनॉल का बर्च रिडक्शन इसलिए नहीं होता है कि यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। अमोनिया H+ हटाएगा, अमोनियम आयन बना देगा, इसलिए इनका बर्च रिडक्शन नहीं होता है। क्लियर एवरीवन? आगे क्लीमेंसन रिडक्शन। हाँ, वापस अमोनिया एसिडिक H ले लिया, अमोनियम बना लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। जब नेगेटिव चार्ज आ ही गया तो क्या एक इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा अटैक करने के लिए? यहां पर भी अमोनिया है, अमोनिया जाके यहां से एसिडिक H है, तो वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो कभी कभी सवाल ऐसे कर देगा कि फेनॉक्साइड आयन व्हेन ट्रीटेड विद NaNH3 व्हाट विल हैपन? यहां H नहीं है, फेनॉक्साइड आयन व्हेन ट्रीटेड विद NaNH3 व्हाट विल हैपन? तो सर प्लस M वाला ग्रुप है, अगर प्लस M वाला ग्रुप है माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट बना दें। रॉन्ग, नो रिएक्शन। यहां नहीं हुआ तो यहां क्या होगा? O- ने रिंग में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर दिया कि उसका रिडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है उसका रिडक्शन करोगे ना, नो रिएक्शन। ये O- का याद रखना, बेंजीन पे O- हो या OH हो, उनका बर्च रिडक्शन नहीं होता। हाँ, क्या? कौन सा वाला? बेंजीन से ये, बेंजीन से ये कैसे आया? मालूम यहां तो चला ना, यहां पे 3 लिखे थे, तीनों में से कोई भी एक होता तो यहां बेंजीन ही बनता ना, क्योंकि हाइड्रोजन तब तक निकालता है जब तक ये रिंग एरोमेटिक ना हो जाए, और ये हाइड्रोजनेट हो जाता है। अब ये दोनों में से कोई एक ए है पक्का। कौन है ए जिसका बर्च रिडक्शन हो सकता है? किसका हो सकता है? इसलिए ए पकड़ा है। क्लेमेंसन रिडक्शन। R1C double bonded OR2. This compound can be aldehyde or ketone. कोई एक R को H मान ले तो अल्डिहाइड बन जाए, अल्डिहाइड या कीटोन ओनली, और कोई दूसरा नहीं। When treated with ZnHgHCl, amalgamated zinc, amalgamated zinc. Why amalgamated is taken? Amalgamated zinc is taken to reduce the reactivity of zinc towards acid. अरे जब प्योर जिंक और HCl का कॉम्बिनेशन लोगे तो जिंक तो तुरंत HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बाकी का क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो अमालगमेटेड जिंक का एलॉय ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिंक का HCl के प्रति रिएक्टिविटी क्या हो जाता? कम हो जाता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे कि अमालगम बनाने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट जाता है। एक तरह से सोचो कि उसका रिएक्टिविटी एसिड के प्रति कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हैं? कितनी? इनिशियली कितने की? समझे ही नहीं क्या बोल रहे? कोई भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ अलॉय अमालगम कहलाता है। किसी भी मेटल का सोडियम मर्क्यूरी अमालगम,
जिंक मर्क्यूरी अमलगम, मर्क्यूरी किसी के साथ अलॉय बनाया तो वो अमलगम कहलाता है। किसी के साथ होता है, यहां पे जिंक को लिया गया, एक लाइन में आंसर R1CH2R2, C डबल बॉन्डेड O को CH2 में कन्वर्ट कर देना। अगर यहां DCl का यूज करते DCl, यहां पर CD2 हो जाता है। मैकेनिज्म, जिंक अमालगम का एसिड के प्रति रिएक्टिविटी कम हो जाने के कारण वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का सोर्स बन गया। R1C डबल बॉन्डेड OR2 को हम लोग HCl में लिए हैं, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां से H प्लस गेन करके वो प्रोटोनेट हो गया, OH पॉजिटिव R2। HCl में लिए होते H प्लस है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को गेन कर लिया, तो OH पॉजिटिव। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिंक और एसिड का कोई रिएक्शन नहीं है यहां पर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक मारता है इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जहां 1 इलेक्ट्रॉन अटैक मारता है वहां रेडिकल बनता है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन अटैक मारता है वहां क्या बनता है? क्या बनता? नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे नेगेटिव R2 और ये बन गया OH। फिर ये कार्बन HCl का ही H प्लस गेन करके बन जाता है R1CH R2OH। मीडियम एसिडिक होने के कारण अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर गेन किया, H प्लस बन गया R1CH OH2 पॉजिटिव R2। फिर से जिंक के द्वारा दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक मारा कार्बन पे, वाटर निकल गया लिविंग ग्रुप की तरह। ये बन गया R1CH नेगेटिव R2 प्लस वाटर। फाइनली HCl का H प्लस आया और ये बन गया R1CH2 R2। इस तरीके से C double bonded O gets converted into CH2. C double bonded O gets converted into CH2. आपके टेस्ट में एक बाई चांस सवाल आ गया है, खैर आ गया तो आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आंसर क्या लिख देते हैं, समझ में आ रहा है? मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना? मान लो CHO when treated with ZnHg DCl, what will be the answer? Suppose it is CH3 C double bonded OCH3 when treated with ZnHg DCl, what will be the answer? DCl का इस्तेमाल CD2, HCl है तो CH2। अब यहां पे इस कार्बन के पास तो एक H पहले से ही है, इसलिए ध्यान रखना है आंसर क्या आएगा, CH_D2। यहां आंसर क्या आएगा, CH3 CD2 CH3। हाँ क्या, वाटर, एक्वस HCl, कॉपी करो। अब OH H प्लस गेन करेगा, प्रोटोनेट होगा आगे, OH2 पॉजिटिव। हाँ गलत, फिर एरो साइन लिख, H प्लस यहां से यहां ये बना कर रखी, यहां से फिर यहां दे H प्लस, फिर गेन करेगा ऑक्सीजन का लोन पर H प्लस गेन करके बनाया, ये निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन के अटैक से।
अगला रिएक्शन को कहा जाता है वुल्फ क्लिश्नर रिएक्शन। कहीं कहीं क्लिश्नर लिखा रहता, कहीं कहीं किश्नर भी लिखा रहता है। वुल्फ किश्नर, वुल्फ क्लिश्नर, वुल्फ क्लिश्नर रिएक्शन, वुल्फ क्लिश्नर रिडक्शन, वुल्फ क्लिश्नर रिडक्शन। ये भी सेम चीज, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लेमेंसन रिडक्शन में एक पॉइंट जरूर लिख लो कि इट इज एन एसिडिक मीडियम रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में तो हो रहा है रिएक्शन। अगर मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा पार्ट लगा हुआ है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम रिएक्शन। वुल्फ क्लिश्नर रिडक्शन इज एन अल्कलाइन मीडियम रिडक्शन। It is an alkaline medium reduction. It is an alkaline medium reduction. एक लाइन में R1C double bonded OR2 when treated with aldehyde या ketone, when treated with N2H4, N2H4 को कहा जाता है हाइड्राजीन। In presence of OH minus या RO minus, OH minus या RO minus क्या है? बेस। Obviously, aqueous medium, we get R1CH2R2। ये भी वही काम करता है जो वुल्फ क्लिश्नर करता है। C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करता है, कैसे करता है बताएंगे, लेकिन जो हुआ क्लेमेंसन में वही हो रहा है वुल्फ क्लिश्नर में। बस अंतर ये है कि क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम रिएक्शन एंड द वुल्फ क्लिश्नर इज योर अल्कलाइन मीडियम रिएक्शन। हाँ, तो कोई बेसिक पार्ट होगा इसमें, तो वो भी रिएक्ट करेगा, दोनों भी रिएक्ट करेंगे, तो रिडक्शन भी होगा और वो बेस वाला पार्ट भी रिएक्ट कर जाएगा, दोनों। इसलिए कभी कभी सवाल पूछता है कि इस सबस्ट्रेट के लिए क्लेमेंसन अच्छा होगा कि वुल्फ क्लिश्नर अच्छा होगा। तो C डबल बॉन्डेड हो तो CH2 में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो बाकी जो चीज लगे हुए हैं मॉलिक्यूल में, उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि वुल्फ क्लिश्नर अच्छा है कि क्लेमेंसन अच्छा है। कोई बेसिक पार्ट लगा हुआ है तो हम नहीं चाह रहे हैं कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो उसमें हम लोग वुल्फ क्लिश्नर का इस्तेमाल कर देंगे। और जिसमें कोई एसिडिक पार्ट लगा हुआ है तो एसिडिक पार्ट अल्कलाइन मीडियम में भी रिएक्ट कर जाएगा, तो उस केस में क्लेमेंसन का इस्तेमाल कर लेंगे। सभी मॉलिक्यूल्स में होगा ही सब मॉलिक्यूल में जहां अल्डिहाइड या कीटोन है सब चेंज होगा CH2 में। क्लियर? मैकेनिज्म R1C double bonded OR2 when treated with NH2NH2, यही है हाइड्रोजन, N2H4। नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के सामने आया। बहुत पहले थोड़ा सा हम आइडिया दिए थे कि कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन पे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा भाई? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है, तो न्यूक्लियोफाइल डेल्टा प्लस की तरफ आगे बढ़ा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो अल्टीमेटली R1C R2 ये बन गया O माइनस, ये बन गया NH2 विथ पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है बॉन्डिंग में। लोन पेयर दिया ना बॉन्डिंग में, कार्बन के साथ जुड़ा तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज तो आएगा। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस का ट्रांसफर, यहीं से H प्लस निकलेगा और वो H प्लस ये गेन कर लेगा। या यूं सोचो कि ये O माइनस, यहां का H प्लस गेन कर लिया, तो जैसे ही H प्लस गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? R1C R2। हम यहां लिख दे रहे H प्लस ट्रांसफर, ये बन गया OH NH NH2। क्लियर है? OH माइनस या RO माइनस का काम ये है कि जाकर यहां से एक एसिडिक H निकाल ले। क्लियर? ये निकलते ही R1C OH R2
R2 N पे आया, नेगेटिव बॉन्डेड टू NH2। एटम पे नेगेटिव चार्ज और बगल के एटम पे लिविंग ग्रुप। बहुत पहले से देखते आ रहे हो कि ये इंटरनल अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। पढ़ा है ना? एक एटम पे नेगेटिव चार्ज हो और बगल वाले एटम पे कोई लिविंग ग्रुप हो, या तो पाई बॉन्ड बनता है, या तो 3 मेंबर का रिंग, या तो 4 मेंबर का रिंग, या तो 5 मेंबर, या तो 6 मेंबर। इंटरनल अटैक, OH माइनस बाहर निकल गया, ये बन गया बेटा R1CR2 डबल बॉन्डेड NNH2। अब ये करता है टॉटोमराइज, इट टॉटोमराइजेस डबल बॉन्ड के साथ OH होता तो क्या लिखते? इनोल, है ना? ये इनोल जैसा ही तो है। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ OH होता है तो क्या बोलते हो? इनोल। वैसे ही टाइप का है ना, कार्बन कार्बन का कुछ, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है और उसके बाद OH की जगह NH2 है। यहां टॉटोमराइज कैसे करते हैं? H को इधर लेके जाते, पाई बॉन्ड को इधर लेके आते। यहां पर भी टॉटोमराइज करेंगे कैसे? H को इधर लेके जाएंगे, पाई बॉन्ड को इधर लेके आएंगे। अल्टीमेटली टॉटोमराइजेशन के बाद R1CH R2 सिंगल बॉन्डेड N डबल बॉन्डेड NH। क्लियर? मीडियम अभी भी एसिडिक है। OH माइनस या RO माइनस क्या करेगा कि यहां से अब एक H प्लस हटाएगा। H प्लस हटाया तो R1CH R2 डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड N डबल बॉन्डेड N पे नेगेटिव। अब इसके बाद देख क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके ये पार्ट को निकाल देगा बाहर। ये क्या बन जाएगा? N ट्रिपल बॉन्डेड N, मतलब कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गया और साथ में क्या बना? R1CH नेगेटिव R2। अगर यह नेगेटिव चार्ज कुछ ना कर पाए, क्या क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस कर सकता है ना? इंटरनल अटैक भी कर सकता है, रेजोनेंस भी कर सकता है, इंटरनल अटैक भी कर सकता है। खैर कुछ न कर पाए तो लास्ट स्टेप में वाटर से ही ये H प्लस गेन करके बन जाता है R1CH2 R2। आंसर लाइक दिस, C डबल बॉन्डेड O gets converted into CH2। अगर A के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और B के पास लोन पेयर है, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो किसके पास कैसा कैसा चार्ज आएगा? B पे पॉजिटिव आएगा और A पे कुछ नहीं। कैसा आएगा? है? नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसे सोच, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, पॉजिटिव आ गया, यही एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, नेगेटिव आ गया इसके पास, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, बॉन्ड बन गया। शेयरिंग करने से चार्ज को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसलिए ऐसा हो गया। लोन पेयर दिया बॉन्डिंग में न्यूट्रल एटम, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है। क्लियर? क्या हुआ मैडम, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? Complete the following. How many possible product we'll get for the first? कैसे? जब ये R C डबल बॉन्डेड OR2 था
तो सबसे पहले क्या निकला? R1CH माइनस R2। मैंने C डबल बॉन्डेड O को क्या इमेजिन करना है? CH माइनस। तो यहां भी C डबल बॉन्डेड O है, तो सबसे पहले क्या निकला होगा? CH2 माइनस। एक H तो पहले से ही है और CO को हटा के CH माइनस कर दिए, ऐसे ही निकला होगा ना पहले। अगर ये H प्लस गेन कर लिया वाटर से, तो पहला पॉसिबल प्रोडक्ट जो सबके दिमाग में आया होगा कि सर CHO को CH2 कर दो, CH3 बन जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इधर भी आ सकता है। अगर ये रेजोनेंस करके इधर आ गया तो अगला प्रोडक्ट क्या बन सकता है? क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये और ये वाला H प्लस गेन कर लिया, तो दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट। हाँ, कौन सा? ऑब्वियसली ये 2 डिग्री वाला है ना नेगेटिव चार्ज, वो 1 डिग्री वाला है, वो ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल। लेकिन पॉसिबल प्रोडक्ट में कितना आंसर लिखेंगे? 2। अगले में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सीधे C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट कर देना है। चलो, we'll continue in the next class.